हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में। स्पेशल रिलेटिविटी में क्या स्पेशल है? सो व्हाई वी नीड स्पेशल रिलेटिविटी, हमें स्पेशल रिलेटिविटी की ज़रूरत ही क्यों है? तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये वीडियो सीरीज़ होगी, तो ये पार्ट 1 उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में। शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो जान लें कि जो कंसेप्ट समरी है इस वीडियो की, इस प्रेजेंटेशन की, वो ये है कि पहला है व्हाट इज़ रिलेटिविटी। फिर हम आएंगे गैलीलियन रिलेटिविटी के बारे में और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फिर न्यूटोनियन रिलेटिविटी के बारे में जानेंगे और फिर मैक्सवेल इक्वेशन, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिविटी बेसिकली कहते हैं व्यूवर्स के अगर आप फिज़िक्स के लॉ को चेक करना चाहते हैं एक रेफरेंस फ्रेम में, या किसी वो लॉ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे रेफरेंस फ्रेम में, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश की जो डेफिनेशन है वो मैं ज़रूर एक बार पढ़ना चाहूँगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज़ द रिक्वायरमेंट दैट द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल एडमिसिबल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। और रिलेटिविटी जैसे कि लिखा है कि रेफर्स इन जनरल टू द वे ऑफ फिजिकल मेजरमेंट मेड इन द गिवन इनर्शियल फ्रेम that are related to measurements in another reference frame। दूसरा हम ये जानेंगे दोस्तों कि इनर्शियल ऑब्जर्वर क्या होता है। तो इनर्शियल ऑब्जर्वर इज़ वन वो जिसका रेस्ट फ्रेम इनर्शियल होता है। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में भी जाना था इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं, या इनर्शियल ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर होता है जिसमें दो क्वालिटी हो, या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो अगर मूव कर रहा हो, या अगर वो मोशन में हो, चल रहा हो, तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। तो ये एक दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरा इसमें ये जानेंगे कि क्वांटिटी कब इनवेरिएंट रहती है। तो क्वांटिटी जब इनवेरिएंट रहती है जब वो चेंज नहीं करती। इनवेरिएंट का मतलब जो वेरी ना करे, जो बदले ना। तो क्वांटिटी इज़ इनवेरिएंट ऑल द इनर्शियल ऑब्जर्वर ऑब्टेन द सेम वैल्यू। अब आ जाते हैं गैलीलियन रिलेटिविटी में। गैलीलियन के बारे में सब दोस्तों हम लोग जानते होंगे कि गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था शिप के ऊपर, जब गैलीलियो ने ये एज्यूम किया कि अगर किसी मूविंग शिप पे, जो कि शिप चल रही हो, उसके ऊपर अगर खड़े होकर के उसके मास्ट जिस पे कपड़ा बांधते हैं उसको मास्ट कहते हैं, उसके मास्ट के ऊपर से अगर कोई रॉक या बॉल ड्रॉप करी जाए तो वो बार बार ड्रॉप करने पे एक ही स्पॉट को हिट करती है। अब यहाँ पे एक एनिमेशन अभी आएगा। एनिमेशन में आप देखिए कि ये बॉल ऊपर से फेंकी जा रही है, तो उस बॉल में जब ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर इसको बाहर के ऑब्जर्वर के रेफरेंस में देखें, यानी जो दूसरी तरफ जो शिप का पार्ट नहीं है, जो दूसरी तरफ से देख रहा है या रेस्ट में है, उसको ये पाथ पैराबोलिक नज़र आएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप किसी भी फिज़िक्स लॉ से ये नहीं पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है कि कोई बॉडी रेस्ट में है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर दो बॉडी हों, एक रेस्ट में हो और एक मोशन में हो, तो अगर जो फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट जो रिज़ल्ट रेस्ट में देंगे, वही रिज़ल्ट फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट जब आप मोशन में, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी, उसमें करेंगे तो वही रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जिस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ मोशन में हो, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए। इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी आप स्पीड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इनर्शियल वो फ्रेम होते हैं जिसमें नॉन एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट बात ये बना कि जब भी शिप मूव करती थी तो उस टाइम पे भी एज्यूम किया गया कि जब शिप के अंदर, आप डेक के अंदर किसी क्लोज रूम में बैठे हों और अगर कोई भी जर्क महसूस ना हो रहा हो, कोई भी मोशन फील ना हो रहा हो, तो आप ये बिल्कुल नहीं पता लगा सकते हैं कि शिप रेस्ट में है या मोशन में है। यही सेम चीज़ अगर आप किसी स्पेसशिप में जा रहे हो, या किसी कार में जा रहे हो, या ट्रेन में जा रहे हो और किसी क्लोज केबिन में बैठे हों, उसमें कोई भी जर्क ना हो, तो आप अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता लगा सकते हैं, फिज़िकल एक्सपेरिमेंट, फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये नहीं पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है या वो बॉडी रुकी हुई है। तो मतलब कहने जैसे अगर आप बॉल थ्रो करेंगे तो बॉल जहाँ भी थ्रो करेंगे वो नीचे स्पॉट पे वहीं पे गिरेगी हर बार, जितनी बार भी आप थ्रो करेंगे, चाहे आप बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट ये नहीं बता सकता है कि आप मोशन में हो या रेस्ट में। लेकिन फिर बार मैं यही कहूँगा, ये जब भी हुआ है जब आप जिस बॉडी को मूव कर रहे हैं वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। अब
यहाँ पे गैलीलियन रिलेटिविटी को हम एक दूसरी तरीके से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ए है जो कि एक बॉडी पे जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर बी है जो रेस्ट में है, जो बाहर है, जो उसको मोशन में करता हुआ देख रहा है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर ए 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को फेंके तो इस ऑब्जर्वर को, जो गाय यहाँ पे है ऑब्जर्वर है जो मूव कर रहा है 10 मीटर पे, तो उसको इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नज़र आएगी। लेकिन अगर ये जो बाहर का ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में है, उसको ये वेलोसिटी 10+2 यानी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई दिखेगी। और यही सिंपल एडिशन लॉ है गैलीलियन। अब इसको और आगे समझते हैं कि यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर ए का रेफरेंस फ्रेम है और एक ऑब्जर्वर बी का रेफरेंस फ्रेम है। यहाँ पे हमने इसको ये लाइन से दिखा रखा है XY एक्सिस से, यहाँ पे भी XY एक्सिस दिखा रखा है। ऑब्जर्वर ए का वो रेफरेंस फ्रेम है जिसमें ये मोशन में है, यानी ये रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है। मूव किसके साथ कर रहा है? इस ट्रक के साथ मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर अगर बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करता है, उछालता है, तो उसको ये पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा और वो उसको वहीं पे कैच कर लेगा। लेकिन यही सेम पाथ जो उसको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, अगर ये ऑब्जर्वर भी जो कि बाहर एक रेस्ट में बैठा है, उसको अगर आप उसकी नज़र से देखेंगे तो उसको ये पाथ एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस फ्रेम में ये बॉल खाली वाई एक्सिस में ही मोशन नहीं कर रही है, बल्कि क्योंकि ये ट्रक ट्रैवल कर रहा है एक्सिस में, तो एक्स वाई दोनों मिल करके इसको एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बना रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि एक ही इवेंट एक टाइम पे एक ऑब्जर्वर को स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, वही सेम इवेंट दूसरे ऑब्जर्वर को जो रेस्ट में है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बना रहा है। अब देखिए पूरी कैलकुलेशन, जो अगर आप मैथ लगाएंगे तो पूरी मैथ ही यहाँ पे बदल जाएगी। जो मैथमेटिक्स के जो इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हैं, जो आप लगाएंगे, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे तो यहाँ पे कि आपको एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में लगाना पड़ेगा। तो और जबकि इवेंट जो था वो दोनों एक ही है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही ऑब्जर्वर न्यूटन्स लॉ को वैलिडिटी के पर एग्री करेंगे। इसका मतलब ये हुआ सिंपल में कि अगर ये जो ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे रेस्ट में, अगर ये कोई बॉल ग्राउंड की तरफ थ्रो करे 1 मीटर की हाइट से, तो वो बॉल भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे जाती दिखेगी। और ये जो ऑब्जर्वर है जो ट्रक पे है, अगर ये भी वही एक्सपेरिमेंट करे एक मूविंग ट्रक पे, तो उसको भी यही रिजल्ट आएगा, यानी जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा या किसी भी न्यूटन्स के लॉ में कोई चेंज दोनों में नहीं आएगा। तो दोनों ही न्यूटन्स लॉ पे एग्री करेंगे। हालांकि एक ही इवेंट दो अलग अलग मैथमेटिक्स के ट्रेजेक्टरी में यहाँ से गैलीलियन रिलेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी मैथ और शामिल कर लें, मैथ्स को बढ़ाने, तो अगर हम दो रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे एज्यूम करें, एक S और एक S डैश, और S डैश रेफरेंस फ्रेम एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है जिसमें एक इवेंट p है। तो अब इवेंट p अगर S डैश रेफरेंस फ्रेम में देखा जाएगा तो उसका x डिस्टेंस जो है वो S डैश होगा, और S रेफरेंस फ्रेम में देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस जो है वो x डैश प्लस vt हो जाएगा, टोटल सम डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्योंकि ये सिर्फ x एक्सिस में मूव कर रही है, y एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, तो y और y डैश बराबर होंगे। और क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये O डैश O पॉइंट पे ही था t=0 पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लॉक्स जो है वो सिंक्रोनाइज थी, यानी दोनों क्लॉक जो है वो एक ही टाइम शो कर रही हैं, तो t डैश यानी इसके रेफरेंस फ्रेम में जो टाइम होगा वही इसके रेफरेंस फ्रेम में होगा, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हुआ था जब ये O डैश यहाँ पे था। तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और आगे बढ़ाते हैं, और अगर हम ये एज्यूम करें कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये हमको शो करनी है कि अगर इस रेफरेंस फ्रेम में F=ma है, तो इस S डैश रेफरेंस फ्रेम में यही फॉर्मूला लगेगा F'=ma डैश। अब अगर न्यूटन्स लॉज इनवेरिएंट हैं, यानी वेरी नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जब हम इसको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे F=ma से और F'=ma डैश को दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो हमको लास्ट में रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए कि दोनों ही फोर्सेस इक्वल आना चाहिए, यानी F'=F। अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूटन लॉ इस रेफरेंस फ्रेम में लगेगा वही न्यूटन लॉ इस रेफरेंस फ्रेम में लगेगा, तो जिसको हम कहेंगे कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी लॉज ऑफ मैकेनिक्स वेरी नहीं करते हैं, चाहे आप रेस्ट में हो चाहे आप किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसको हम आगे करके देखेंगे, और यहाँ मान के चल रहे हैं कि F=m × a है, जहाँ पे m मास है और a
एक्सेलरेशन है, हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं d2x/dt², क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है d2x/dt² के बराबर होता है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें एक दूसरे रेफरेंस फ्रेम में, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी इक्वेशन को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें s रेफरेंस फ्रेम से s डैश में, तो हमें पता है कि x = x डैश प्लस vt डैश होगा। वो यहाँ से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे x डैश बराबर आ जाएगा x माइनस vt डैश के। आप इसको यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसी को आगे फर्दर सॉल्व करें तो हम जानते हैं f डैश होगा ma डैश, तो ma डैश हो जाएगा d2x/dt², और x डैश को x माइनस vt रखेंगे, जहाँ पे v कांस्टेंट है और t जो टाइम है, इसके रेस्पेक्ट में जब ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख के आपको दिखाया, आप इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही दोनों क्वांटिटी बराबर नजर आएंगे, यानी d2x/dt² d2x/dt²। तो जिससे हम जब इसको फर्दर इसमें सॉल्व करेंगे तो हमको वही इक्वेशन मिल रही है m d2x/dt² = f। तो फाइनली वी विल गेट दिस f डैश = f। तो हम कहेंगे क्योंकि दोनों ही रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ इक्वली एप्लीकेबल हैं, तो न्यूटन्स लॉ जो है, या ये कह लिए इन जनरल लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट। तो यहाँ तक के सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल इज़ वेल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। तो अगर आप समझना चाहें तो फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके समझ सकते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक रेफरेंस फ्रेम से जब दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं तो न्यूटन्स लॉ में कोई वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन शर्त फिर यही है कि जो दूसरा रेफरेंस फ्रेम है जो मोशन में है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर इज़ द प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम अराइजेज विद द स्पीड ऑफ लाइट। प्रॉब्लम आती है हमें स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम सब जानते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस वेव की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या 300,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि इस स्पीड को आप किस रेफरेंस फ्रेम से मेजर करेंगे, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ये आया कहाँ से? ये इस जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हैं, जिसको हम लाइट कह रहे हैं, ये आया कहाँ से? ये बेसिकली आया मैक्सवेल इक्वेशन से। तो अब हम जानेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। तो व्यूअर्स, मैक्सवेल साहब एक बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन कह लिए आप उनको, फिजिक्स कह लिए, बहुत ही एक जीनियस जिनको कहेंगे मैथमेटिक्स में, उस तरीके के शख्स थे। हालांकि उनको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना क्रेडिट नहीं मिलता है। आप यूँ समझिए कि अगर मैक्सवेल नहीं होते तो आइंस्टाइन नहीं होते। तो इस वजह से आइंस्टाइन ने खुद ये बात कही कि अगर मैक्सवेल ना होते तो शायद आइंस्टाइन का कोई कैरियर ही ना होता। पर फिर भी लोग मैक्सवेल को नहीं जानते और मैक्सवेल को उतना क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन मैक्सवेल जो थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक रिसर्च पेपर 14 ईयर्स यानी 14 ईयर्स की एज में पब्लिश किया था। सोचिए 14 ईयर्स कोई बहुत कम एज होती है साइंटिफिक पेपर पब्लिश करने के लिए। मेरा खुद का पहला पेपर 30 ईयर्स की एज में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के जीनियस इंसान थे और जिन्होंने इस तरीके से इक्वेशंस को प्रूव किया। और मैक्सवेल क्योंकि फैराडे के एरा में थे और फैराडे से उनका बहुत डिस्कशन होता था, तो फैराडे के जो लॉज हैं मैग्नेटिक के और मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हैं, इन सबको सम अप करके उन्होंने कुछ इक्वेशन फॉर्म करी थी। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी भी है कि न्यूटोनियन जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो ये माना गया था कि वैसे ही एप्लीकेबल होगी मैक्सवेल इक्वेशन पे जैसे कि न्यूटन के अपने लॉज एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया और मैक्सवेल की यही एंटिसिपेट किया गया था और मैक्सवेल की इक्वेशंस उस तरीके से रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई जैसे कि न्यूटन की इक्वेशंस होती हैं। और ये सबसे बड़ा सेटबैक था फिजिसिस्ट का उस टाइम के बारे में। लोगों ने यहाँ तक कहा कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो गलत हैं, और क्योंकि न्यूटन जो है वो बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में की दुनिया में, तो न्यूटन गलत नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स की 2 ब्रांच बनती चली गई। एक वो ब्रांच जो मैक्सवेल इक्वेशन को फॉलो करती थी, जो अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करती थी, यानी गैलीलियन जैसे अभी हम लोग ने देखा कि F बराबर F डैश के होता था, वो उस तरीके नहीं होता था। और दूसरा न्यूटन्स लॉज हैं जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाते थे।
अब होती क्या है मैक्सवेल इक्वेशन, ये 4 सेट ऑफ इक्वेशन है, ब्यूटीफुल इक्वेशन है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरी तरीके से इन 4 इक्वेशन में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इनमें वो सारी बातें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कह दी गई हैं जो कि प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में होती है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और इस स्पीड ऑफ या ये कह लिए कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ये c है ये स्पीड है, किसकी स्पीड है, ये जो इक्वेशंस जो प्रेडिक्ट कर रही हैं वेव्स को, जो वेव ट्रैवल कर रही हैं स्पेस में, उस स्पेस की स्पीड है, उस वेव की स्पीड है जो ट्रैवल कर रही हैं स्पेस में। अब ये तो यहाँ डायरेक्ट सी लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इनको अगर आप यहाँ से देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करा जाए, तो सिंप्लीफाई करके जब हम इसको ये मानते हैं कि रो ज़ीरो हो जाए, यानी कोई चार्ज नहीं है और करंट डेंसिटी ज़ीरो हो जाए, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। और इसको कर्ल ऑफ कर्ल लिया जाए, यानी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें करा जाए, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। अब यहाँ पे 2 टर्म आ जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। तो जो ये 2 कांस्टेंट टर्म हैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, एक परमिटिविटी ऑफ स्पेस है और एक परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस है, और जो कि स्पेस का मतलब वैक्यूम की है। और यहाँ पे ये जो 2 कांस्टेंट आते हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसको फर्दर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जो रूट होता है 1/√2, यानी √1 डिवाइडेड बाय दिस 1/2, और माइनस में ले लेंगे तो ऊपर की तरफ -1/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो ये जो एक इक्वलिटी यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज फैक्टर बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैक्सवेल की इक्वेशन से ही प्रेडिक्शन हुआ कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो स्पीड है, यानी स्पीड ऑफ प्रोपेगेटिंग ऑफ दीज वेव्स, वो c के बराबर है। और c क्या है, जब इनको कैलकुलेट किया गया तो c देखा गया कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहीं पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये एक तरीके की वेव को प्रेडिक्ट करती हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो वेव को प्रेडिक्ट करती हैं, और ये वेव वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है c की स्पीड से, और c जहाँ पे ये वैल्यू शो कर रहा है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर आप इन इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे इनको जो है चेंज करते हैं एक रेफरेंस फ्रेम और से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में, जो कि अगर आप आगे हम करके देखेंगे, यहाँ पे हमने ये मान के रखा है कि पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 माना है और इसको s रेफरेंस फ्रेम में लेके चले हैं। वही सेम इक्वेशन हमने कंसिडर करी है, जिसमें c जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और जब हम इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि s डैश रेफरेंस फ्रेम में, जब हम एक रेफरेंस फ्रेम में दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा बंच ऑफ टर्म्स मिल जाते हैं। तो अब क्लियर है यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि अगर आप इसको हम समराइज करें यहाँ पे कि न्यूटन्स लॉज आर इनवैलिड अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि हमने देखा कि f डैश f की होता है, बट मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट नहीं है, वो वेरी कर जाती है। जब आप एक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी दूसरे एक रेफरेंस फ्रेम से ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे रेफरेंस फ्रेम में, तो वो वेरी कर जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेफरेंस फ्रेम होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगी, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए था। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी फिजिक्स में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप हर रेफरेंस फ्रेम के अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में लेते जाएंगे और ये इक्वेशन अलग अलग होती चली जाएंगी, तो फिर इनको सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब क्या पॉसिबल है, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? अगर आप देखेंगे कौन राइट है, वो इज़ राइट, न्यूटन और मैक्सवेल। अब इन दोनों में कोई एक ही सही हो सकता है, या तो न्यूटन सही है या मैक्सवेल सही है, या कुछ ऐसी सिंक्रोनाइजेशन किया जाए या कुछ ऐसी थ्योरी प्रोपगेट करी जाए जिसमें न्यूटन भी सही हो और मैक्सवेल भी सही हो, लेकिन दोनों का अपना अपना डोमेन हो, न्यूटन अपने डोमेन में सही हो, मैक्सवेल अपने डोमेन में सही हो। तो अगर हम कोई ऐसे रिलेटिविटी बना पाए जो इन दोनों को सही मानेगी, तो वाकई में वो रिलेटिविटी एक स्पेशल ही रिलेटिविटी होगी
और जो कि हम देखेंगे कि इसके पॉसिबल 3 ही सॉल्यूशन बन सकते हैं। पहला सॉल्यूशन जैसा कि आपको दिख रहा है कि या तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही है और मैक्सवेल इक्वेशन गलत है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं ब्यूटीफुली। उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, बिल्कुल उन इक्वेशन का जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे कि मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जो है इनहेरेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सवेल इक्वेशन का जो अगर प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में, तो ये भी एक नेचुरल इक्वेशन की तरफ ही हमको एक सजेस्ट कर रही हैं। तो इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं पाया गया, तो इसलिए ये ऑप्शन मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड ओनली टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब ये बात ऐसी है कि इसका मतलब ये हो गया कि एक फिजिक्स न्यूटोनियन के लिए लगाई जाए और एक फिजिक्स मैक्सवेल के लिए लगाई जाए। पर फिजिक्स तो फिजिक्स है, फिजिक्स तो यूनिवर्सल होना चाहिए, वो तो हर पॉइंट पे एक ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पार्ट के लिए एक फिजिक्स लगे, दूसरे पार्ट के लिए दूसरी फिजिक्स लगे। तो ये भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरा सॉल्यूशन वो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी बेस्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन वर रॉन्ग एंड देयर मस्ट बी न्यू रिलेटिविटी प्रिंसिपल वैलिड फॉर बोथ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट वाज बेस्ड ऑन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक हमको एक नई रिलेटिविटी प्रिंसिपल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें न्यूटन साहब भी न्यूटोनियन प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल हो जाए और मैक्सवेल इक्वेशन भी एप्लीकेबल हो जाए। तो इस तरीके की रिलेटिविटी जब भी बनाएगा, जो भी बनाएगा और जिस तरीके भी बनाएगा, वो जाहिर सी बात है स्पेशल रिलेटिविटी ही कहलाएगी। और यही थर्ड प्रॉबेबल सॉल्यूशन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि पहले दो सॉल्यूशन जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं। तो यहाँ तक के आज के वीडियो में इसी तक ही कहेंगे। ये पहला पार्ट था स्पेशल रिलेटिविटी का, और आपने देखा। अगर आपको इसको पूरी स्टोरी जानना है तो आप आगे की भी वीडियो ज़रूर इसमें देखिएगा। और मैं लास्ट में फिर यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ इसमें कोई भी ऐसी बात है जो आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे कमेंट करें अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।